ठीक है। एग्जाम्पल 7 में व्हाट आई वांटेड वाज अ 3D पिक्चर। अगर आपको ये क्लियर हो, ये ब्रिज है, ठीक है, ये रिवर है, एट सम हाइट आप एक ब्रिज को ड्रॉ करते हो लाइक दिस, ठीक है। ये ब्रिज ऐसे बनता है, समथिंग लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ होगा। तो यहां पर खड़े होकर यू लुक एट द ऑपोजिट एज। समझ में आ गया? दिस इज अ 3D पिक्चर। तो यहां से आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यू लुक एट द ऑपोजिट बैंक्स, और आपको हाइट ऑफ द ब्रिज दी हुई है। दिस इज द हाइट ऑफ द ब्रिज जो इसके और इसके सेम होगी। समझ में आ गया? 3 मीटर्स। दिस वाज एग्जांपल 7। वैसे क्लियर ही होगा, ये सॉल्व हो गया था ना ये हमसे, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज में। हमें एक्सरसाइज 9.1 वी डिड टिल क्वेश्चन नंबर 4। 5 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। आज और कल में ये चैप्टर अगर खत्म हो जाता है तो आपका नेक्स्ट चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स मैं साथ साथ स्टार्ट करवा दूंगी। चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कंसिडरिंग पाइथागोरस नहीं है, पर जिस तरह से मैं समझाऊंगी क्लासेस मिस मत करना, समझ में आ जाएगा, याद भी आ जाएगा कैसे उसे फॉलो करना है, राइट। एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। डेटशीट सबकी आ गई होगी सितंबर की, है ना? सबकी ऑलमोस्ट। अगर नहीं आई है तो बच्चे एक दो दिन में आ जाएगी, है ना? कहाँ दूर से नहीं आएगी कि अब एक दिन हफ्ता पहले थोड़ी डेटशीट देंगे, पता ही है सितंबर में पेपर्स होते हैं। प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस पेपर्स। अपने पेपर्स अच्छे से दो। 10th है, सितंबर टेस्ट अच्छा गुजर गया तो आगे के टेस्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, समझने का लेवल अच्छा हो जाएगा। और अगर इसी पेस पे सिलेबस चलता है तो अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर एंड या नवंबर 15 तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। समझ में आ गया? मुझे 2 चैप्टर्स और कवर करवाने हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स और स्टैटिस्टिक्स, दोनों ही हो जाएंगे इस मंथ में। नहीं आना तो कोई बात नहीं, सिमिलर ट्रायंगल्स भी किसी को आना है, नहीं आना तो स्टैटिस्टिक्स इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि अभी समझ में आएगा। आना है नहीं आना वो अलग बात है, शायद किसी एक दो बच्चों को आना है। तो उसके बाद क्या होगा कि अक्टूबर में रिविजन्स में वो इजीली फॉर्मूलाज उसके कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत बातें होगी। क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको यही बताया था कि द ओनली थिंग दैट यू नीड टू फॉलो, you are standing here, this is your point of observation looking upwards, this is horizontal। ये मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ क्योंकि एप्लीकेशन इज 70% योर फिगर। आपने फिगर ड्रॉ कर ली, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और उसके बाद सब कैलकुलेशन रह जाती है। वैल्यूज ठीक पुट की, रेशियो सही यूज की, उसके बाद हमने ट्राइंगल सही से लिया, तो ये हमारा जो एंगल बनता है, दिस इज माय लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है, इसे लुकिंग अपवर्ड्स, सो वी से दिस इज, कौन सा एंगल होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। You standing here, this is your observation point, this is horizontal now, and you look downwards, you look downwards, this is the line of sight, so the angle now your line of sight makes with the horizontal, क्योंकि नीचे देख रहे हो, this you are looking downwards, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करो। कोशिश करो एक बार फिगर को खुद ड्रॉ करने की। क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 मेक श्योर एक बार खुद ड्रॉ कोशिश करो फिगर को, ट्रिग्नोमेट्री की या किसी भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम को। आई रिमेम्बर इन सम स्कूल्स, इन माय चिल्ड्रंस स्कूल, दे कॉल इट स्टोरी सम्स, डोंट कॉल इट स्टेटमेंट प्रॉब्लम, वो कहते हैं स्टोरी सम्स करवाए हैं। तो देयर इज अ रीजन व्हाई दे कॉल स्टोरी सम, बिकॉज़ इट गोज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। उस स्टोरी में इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा अपने आप को इमेजिन करके अगर आप पढ़ते हो, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। इसमें लिखा है, और आपने कहां पर अपने आप को इमेजिन करना होता है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं कि मैं टावर हूं, ये नहीं कहना है ना, हमें क्या कहना है? वी आर ऑब्जर्विंग दैट टावर। समझ में आ गया? लिखा है 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो तुम बॉय भी नहीं हो, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, राइट। तो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट अभी अगर नहीं समझ में आता है, उसने लिखा है आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो अब क्लियर हो गया कि जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट को फिक्स कर दिया, वो क्या होगा? जो बॉय है उसकी स्टैंडिंग पोजीशन, उसकी आईज का लेवल,
दैट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो हम मान लेंगे दैट वी आर इन द पोजिशन ऑफ अ बॉय। सो अ 1.5 मीटर बॉय, तो पहले तो ग्राउंड लेवल बनेगा, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये बना दिया, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया दिस इज 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में पता नहीं, लेकिन सम डिस्टेंस फ्रॉम अ बिल्डिंग विच इज 30 मीटर टॉल। समझ में आ गया, ये डिस्टेंस आ गया x मीटर्स फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सो ए बी सी डी, आरुष छोड़ दो उसको, क्या देख रहे हो। तो हमारे पास है ए बी इज द बिल्डिंग विच इज 30 मीटर हाई, 30 मीटर हाई, सी डी इज द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, ठीक है। लिख देना इसको पूरा, ऐसे मत लिखना। ए बी इज द बिल्डिंग of height 30 meters, CD is the boy of height 1.5 meters। क्लियर हो गया। हाँ जी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है, मैंने 4 पॉइंट्स मार्क किया इसमें, ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा होगा, ए बी सी या डी, सबको क्लियर है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज सी, सी पर आपका आई लेवल है, आपकी आंखों का लेवल जो है वो सी पर है, चाहे ये हाइट 1.5 है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं है, पहली बात, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब अब वो ऊपर देख रहा है, तो अब ऊपर तो ऑब्वियसली उसके पास या तो बिल्डिंग होगी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, या इस बिल्डिंग से भी कुछ ऊपर होगा। तो अकॉर्डिंगली आपको मैंने कहा था कि अपने क्वेश्चन को एक प्रैक्टिकली सोचकर समझकर देखना है, फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। 32 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हाइट। अब जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो साथ में एक हॉरिजॉन्टल भी बननी चाहिए, ठीक है। पहला एंगल ऑफ एलिवेशन बना फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो आपने बना दिया, पर अब अगर मैं इसको छोड़ देती हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा, है ना। तो मुझे साथ के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए 2 आर्म्स चाहिए ना, एक तो लाइन ऑफ साइट हो गई, दूसरी कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। तो मैंने उस हॉरिजॉन्टल को भी साथ ही ड्रॉ कर लेना है। क्लियर हो गया। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल, साथ ही पॉइंट सीई नेम कर दो, नहीं इसको डॉटेड नहीं बना। The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 to 60. Increases from 30 to 60 as he walks towards the building. तो वो कुछ हाइट पर बिल्डिंग के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आ गया, he walks towards the building, और यहां से उसने ये F ले लो, ये G, यहां से उसने फिर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग देखा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल प्योरली लॉजिक, ये एंगल कितना होगा 30 या 60, क्योंकि ये दूर से देख रहे हैं, ये आपको स्टीप नहीं दिख रहा, ये आपको ज्यादा स्टीप दिख रहा है, ये कम स्टीप दिख रहा है ना। तो ये छोटा होगा और ये 60 डिग्री होगा। दिस इज वन लॉजिक, बट वैसे भी इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60, फ्रॉम 30 टू 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द टॉप। क्लियर हो गया। तो हमारी ये फिगर ड्रॉ हो गई पूरी अच्छे से, राइट। अब खुद से आपने फिगर में चेक करना है, बाद में लिखेंगे उन सबको। ये 1.5 है, तो एफ जी की हाइट कितनी हुई 1.5 मीटर, बीई की हाइट कितनी हुई 1.5, ठीक है। तो अब साथ में लिख देंगे सी डी इज द हाइट ऑफ बॉय, इज द बॉय ऑफ हाइट 1.5 मीटर, सी डी इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू बीई। सबकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। Find the distance he walked towards the building. So distance he walked towards the building क्या होगा, CF, CF is the distance he walked towards the building। समझ में आ गया। और जो BD है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड बॉय, ओरिजिनल डिस्टेंस।
ठीक है, लेट BD इज इक्वल टू x मीटर्स, और मैंने CF ले लिया, CF आपने लिया है ना, तो उसको एज y ले लो यहाँ पर, इज इक्वल टू y। क्लियर हो गया इतना? पहले अपने फिगर को पूरा एक्सप्लेन करना है, आपके 3 पोर्शंस जो इक्वल हैं उन्हें, और BD की लेंथ किसके इक्वल होगी? ये BD है, किसके इक्वल होगी? EC, राइट। और एक हमें दिया हुआ है एंगल AFE इज 60 डिग्री, एंगल ACE इज 30 डिग्री। पहले 2 मिनट या 1 मिनट लगाकर आपकी फिगर को आपको एक्सप्लेन करना है। ये इनिशियल जो चीजें हैं ये लिखनी बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? इतना क्लियर है हमें? वंशिका, श्रेष्ठ, गुरशान। यस मैम। गुरशान ऑनलाइन क्यों आज? मैम पहले तो बारिश हो रही थी और घर पे कोई था नहीं। अच्छा, मैं ये मैम क्लियर है। डिस्क्रिप्शन जब है मैं रब कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन हियर, क्योंकि जहां फिगर हो उसी पेज पर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, लिख लिया? चलो नेक्स्ट करो। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पहले ट्रायंगल लेते कौन सा है? AFC ले लो, ट्रायंगल AFC लेना चाहिए। ट्रायंगल AFC हमेशा राइट एंगल वाला, और जो 2 एंगल्स बन रहे हैं उनके साथ। ठीक है, तो आप एंगल ये वाला देखो, 60 डिग्री वाला एंगल कौन से ट्रायंगल में बन रहा है? दिस इज माय राइट एंगल। सो इन ट्रायंगल AEF, AE अपॉन EF इज इक्वल टू, कौन सी रेशो लेंगे? AE अपॉन EF, AE अपॉन EF कौन सी रेशो हो गई? tan, कौन सा एंगल है? tan 60 डिग्री। एंगल के रिस्पेक्ट में बोला करो AE अपॉन EF, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan 60। AE की लेंथ कितनी है? अच्छा, AE की लेंथ कितनी होगी ये नहीं हमने मेंशन किया। AB था 30 मीटर्स, BE कितना था? 1.5 मीटर्स, तो AE कितना हो जाएगा? 30 माइनस 1.5 विच इज 28.5 मीटर। समझ में आ गया ये? आर वी क्लियर यहां तक? क्लियर हो गया इतना? तो AE की लेंथ यस मैम। कितनी है? 28.5। EF तो हमें निकालनी है। tan 60 कितना होता है? √3। तो EF की लेंथ कितनी आ गई? 28.5 बाय √3। इसको रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने के लिए क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि आई कैन सी 28.5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। सिर्फ इस रीजन से मैंने उसे रैशनलाइज किया है। कितना हो जाएगा ये? 9.5 √3। तो EF की लेंथ आपके पास आ गई 9.5 √3 मीटर। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे इसके बाद? इतना लिख लिया है, तो नेक्स्ट मुझे बताओ अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल AEC, बड़े वाला जिसमें राइट एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल है। पानी पीना तो पिया हो जाए, नीचे पानी ले लो, फ्रेश वाटर फेंक दो, ताजा पानी ले, ठंडा पानी दे दो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब मैं फिर से इसको रब कर रही हूँ आपके फर्स्ट वाले को, क्योंकि मैंने EF लिख लिया। तो अब मुझे इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर यूजुअली होता क्या है, वी ड्रॉ द फिगर और उस पेज के नीचे 2 डिविजन लेकर एक ट्रायंगल फिर दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इन ट्रायंगल अब कौन सा लेंगे? AEC, AE अपॉन EC रेशो क्या आ जाएगी? tan 30 डिग्री। AE कितना है? 28.5। EC मुझे निकालना है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो EC कितना आ जाएगा? 28.5 √3 meters. So distance between the building and the boy originally is, original distance कितना है boy और building के बीच में? 28.5. And after he walks towards the building, how much distance he has walked? So he walked CF. ठीक है, which will be equal to EC minus EF.
ये तो रैशनलाइज ही ऑलरेडी। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है तो इन दोनों को माइनस करना आसान हो गया ना। कितना आ जाएगा? 19√3। So CF is distance the boy walks towards the building. समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 7, चलो ड्रॉ करो क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। अगर ये हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दो। कर दो राबी, नेक्स्ट पेज ले लूं? अच्छा नहीं करो। हाँ जी, हम कहाँ जा रहे हैं? इधर बैठो। हो गया ड्रॉइंग? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर दो। इस चैप्टर में ना एक आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो इस तरह से नहीं आएगा, राइट? इसको थोड़ा चेंज करके फिर आता है, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो आपने किया नहीं हुआ। चलो पेज चेंज कर रही हूं मैं। नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में देखो क्या कहा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो सबसे पहले तो मैंने ग्राउंड लेवल स्पेसिफाई कर दिया, एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, दिस इज पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। The angles of elevation of the top and bottom of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. Transmission tower on a 20-meter high building fix किया हुआ है। तो एक बिल्डिंग है, लेट मी से AB बिल्डिंग है। AB की लेंथ कितनी है? 20 मीटर्स। और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है। सो AC मैंने ले लिया इज द ट्रांसमिशन टावर। AB इज हाँ जी, बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 meters, AC is the transmission tower of height h meters। नहीं पता ना, तो हमें क्या करना है, इसी को एज्यूम कर लेना है कि इसकी जो हाइट है दैट इज h meters। क्लियर हो गया? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angles of elevation of the bottom and top of the transmission tower। angle of elevation क्या है? bottom and top of a transmission tower। यहां से खड़े होकर आपने ट्रांसमिशन टावर के बॉटम पे देखा, यहां से खड़े होकर आपने ट्रांसमिशन टावर के टॉप पर देखा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन आर, दो एंगल्स दिए हुए 45 एंड 60। 45 कौन सा होगा और 60 कौन सा होगा? 45 कौन सा होगा? छोटे वाला कि बड़े वाला? छोटे वाला ऑफ कोर्स। क्या मैं इसको 45 लिख दूं और इसको 60 लिख सकती हूँ? होता है ऐसा? नहीं। तो यहाँ पे लॉजिकली भी चल सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि हमें so this will be 45 degree and this will be 60 degree, this complete। तो यहां से मेरे पास आ गया ट्रांसमिशन टावर, P is the observation point। ठीक है, तो एंगल CPB is 60 degree, एंगल APB is 45 डिग्री। और जहां 45 दिया होता है ना, आई फील वेरी हैप्पी बिकॉज उसमें मुझे पता है वेरिएबल्स बहुत कम हो जाते। क्लियर हो गया? तो पहले तो मुझे वही ट्रायंगल लेना है जिसमें एंगल 45 का दिया हो। ये राइट एंगल है, एंगल ABP। ट्रायंगल लिया, AB अपॉन BP इज इक्वल टू tan 45। समझ में आ गया? AB कितना दिया हुआ है हमें? 20। BP नहीं दिया हुआ, लेकिन tan 45 क्या होता है? व्हाट इज tan 45? हाँ जी बोलो आरुष, tan 45 कितना होता है? 1। तो यहां से BP कितना आ गया?
20 मीटर्स। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, कन्वर बोलो। सी इन ट्रायंगल सीबीपी। हाँ जी, हर्षित बताओ रेशियो कौन सी लेंगे इसमें। हाँ जी, कौन सी रेशियो बनेगी ये, tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक है, अच्छा अब दामिर बताओ सीबी कितना है, सीबी की लेंथ आप कितनी मानोगे, ये कितना है 20 और ये कितना है h। कंबाइंड हाइट तरन बताओ कितनी हो जाएगी, सीबी 20h। हाँ जी, तन्मय बताओ सीबी कितना होगा, 20h का मतलब क्या है और h + 20 का मतलब क्या है। 20h मतलब 20 मल्टीप्लाइड हो रहा है h से, क्यों मल्टीप्लाई होगा, है ना, प्लस होगा। x अगर आप पूरी हाइट को लेते हो ना तो आपका आंसर x में आएगा। तुम्हें फाइनली h निकालना है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर निकालना है। अगर याद रहता तो जरूर करो, एंड में क्या होता है जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं कि हमने x निकाल लिया, होती है ये गलती, तभी ये है। अभी आई टेक एवरी टाइम जो वेरिएबल निकालना होता है ना मैं उसी को लेती हूँ, क्योंकि ये प्लस माइनस एंड में आके भूल जाते हैं और उसमें एक नंबर कट जाता है पूरा। ठीक है, ले सकते हो, लेना है, आपकी मर्जी है, आपको पसंद है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट वी फॉरगेट सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग, फाइनली भूल जाते हैं उस चीज को। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम मेरी कोई नहीं है, बिल्कुल ले सकते हो, फिर आपको पूरा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, 20√3 h की वैल्यू क्या आ गई, 20√3 - 20। आपका जो फाइनल आंसर आया ना, बीपी निकाला नहीं वहां पीछे हमने, इसको यूज करेंगे। तो दिस हाइट h जो आया ना, इसको कुछ नहीं करना, लास्ट में अगर आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ाओ या लिखाओ हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर तो मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आप कुछ भी और वेरिएबल से सॉल्व करते हो, टोटल हाइट x ले लो, फिर x - 20 यूज करो, तो आपको एंड में x - 20 करना होगा। राइट, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर प्रैक्टिस से दैट फॉर ऑब्वियसली अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस में देखें तो जिस चीज की हाइट आपको निकालनी होती है ना उसी को वेरिएबल से सपोज कर लो। ठीक है, तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू √3 - 20। तो इसमें से 20 कॉमन लूंगी, √3 - 1 और ये लिख देंगे मीटर्स। अगर आप यहां तक भी आंसर लिखकर आते हो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लिखाओ, क्योंकि इसको कॉमन लेकर लिखाओ, बिकॉज आंसर यूजुअली इस फॉर्म में दिया होता है। एंड सेकंड, इन केस आपको √3 की वैल्यू दी हुई है तो ये चीज आपको सॉल्व करनी काफी आसान है। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो 20 इंटू 1.732 - 1 सॉल्व करना बहुत ही आसान है। ठीक है, 20 को मल्टीप्लाई करना है 0.732 इन केस √3 की वैल्यू मेंशन की हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। हम अगर बिना मेंशन करें हम करते हैं तो नंबर मार्क्स मतलब टाइम लगा रहे हो, नंबर कटने नहीं चाहिए, पर आपने ये भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है ना, इसको भी हाईलाइट किया हुआ है तो आंसर तो है। फर्दर कैलकुलेशंस का एक्स्ट्रा क्रेडिट कुछ नहीं मिलने वाला, कटने तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी एग्जामिनर होता है कि क्यों किया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने पे कभी कभी मार्क्स काट लेते हैं ना, वो चीज है। कटने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग √3 आसपास आपने क्या लिया, 1.73 या 1.73। जैसे कभी कभी पाई की वैल्यू यूजुअली तो मेंशन की जाती है, जब ना मेंशन की जाए तो पेपर में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मेंशन कर दो, आई एम टेकिंग यूजिंग पाई एज 22/7। ठीक है, ये हमें कहा जाता था कि बाई चांस अगर पेपर में कभी मेंशन आए तो वहां कंफ्यूज नहीं होना, कन्वीनियंस देखना कि रेडियस आपको अगर 714 दिया हुआ है तो 22/7 इज द सेफेस्ट ऑप्शन। आपको 3.46 आ रहा है तो 3.14 ऐसा लेकर ही आप सॉल्व करोगे। समझ में आ गया, कुछ इस तरह से वैल्यूज आ रही है कि आपका 3.14 से कैंसिल हो रहा है, तो मेक श्योर यू सॉल्व अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। आपको मैंने वर्कशीट शेयर की थी संडे को ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्व कर लेना, बिकॉज किसी भी एक दिन में आपको उसमें से और अपने साथ लेकर आना प्रिंट आउट करवाकर या इन फोन जब भी आपको जैसे भी नीड हो। ठीक है, तो क्योंकि एक दिन लगाकर हम लोग ये पिछला वाला जो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो ट्राई करेंगे क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, a statue 1.6 meter tall
stands on the top of a pedestal. एक स्टैचू है, पेडेस्टल क्या होता है? हम इंग्लिश मीडियम में सब पेडेस्टल क्या होता है पता है? पेडेस्टल क्या होता है? सुना भी नहीं हुआ, कभी नहीं सुना हुआ, इंग्लिश में पढ़ा भी नहीं किसी स्टोरी में या किसी में? वेरी गुड, तुम्हें तो इंग्लिश आती है, तुम तो इंग्लिश में पढ़ते होगे कि हिंदी लिखते हो वहां पे? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हाँ हाँ, फिर हाँ जी, पेडेस्टल नहीं पता? स्टैचू के नीचे जो बेस बना होता है जिसपे वो खड़ा किया जाता है, या जो उसका बेस लेवल होता है, उससे पेडेस्टल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, सबसे इजी एग्जांपल है, टेम्पल्स में जाओ, टेम्पल्स में एक हाई प्लेटफॉर्म सा बनाया होता है उन्होंने, और उसके ऊपर स्टैचू को प्लेस किया होता है ना, तो उसे पेडेस्टल कह देते हैं। स्टैचू इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो ऑब्वियसली हमें पेडेस्टल कैसे बनाना है कि दिस इज द पॉइंट, यहां तक ये पेडेस्टल होगा और जो स्टैचू है इसके ऊपर प्लेस किया जा रहा है, कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहां तक मैंने पेडेस्टल ले लिया और ये स्टैचू। तो ए बी सी, a statue 1.6 meter tall. AB is the statue of height 1.6 meter. BC is the pedestal. From a point on the ground. हाँ जी, जहां पर ये स्टैचू होगा वहीं पे ग्राउंड लेवल पर कुछ एक पॉइंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि हवा में पॉइंट है ना, कि स्टैचू ये हवा में था और पॉइंट हमने ग्राउंड पे लिया है, वो मेंशन किया जाता है अगर ऐसा होता है। From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue. ये 4 पॉइंट्स है मेरे पास, ए बी सी और पी। टॉप ऑफ स्टैचू कौन सा होगा? टॉप ऑफ स्टैचू पॉइंट विल बी, बोलो, ए पॉइंट। क्लियर है इतना? सो फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द टॉप ऑफ स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन, ड्रॉ करो इसको। हाँ जी, now after this point, from this P, उसने लिखा है from the point on the ground, the angle of elevation of top of statue is 60 degree, and from the same point, angle of elevation of the top of pedestal. तो top of statue आपने कहा A, top of pedestal कौन सा point होगा? B। समझ में आ गया? तो यहां से अगर हमने यहां तक चेक किया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है? 45 डिग्री। समझ में आ गया? और ये जो फिगर है, दिस इज नॉट एज पर स्केल, दिस फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल। समझ में आ गया? तो ए बी हमारी लेंथ है 1.6 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। सो बीसी इज पेडेस्टल ऑफ हाइट h meters. Angle APC is 60 degree. Angle BPC is 45 degree. पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? इन ट्रायंगल BCP, BC अपॉन CP क्या रेशियो होगी? और tan 45 किसके इक्वल होता है? 1। तो जब भी tan 45 दिया जाता है ना, सबसे पहले मैं वही वाला ट्रायंगल लेती हूँ जहां पर ये एंगल बना हो। BC है H, CP की लेंथ पता नहीं, लेकिन tan 45 1 है, तो H इज इक्वल टू CP। फोन साइड पर रख दो, बाहर जा, हाँ फ्लाइट मोड पे डाल दो, जो मर्जी करो। इन ट्रायंगल पहले डाल दिया करो। इन ट्रायंगल नेक्स्ट मैं लूंगी ACP, AC अपॉन CP। देखो रेशियो हमेशा मैं tan की ले रही हूँ, जब हमें हाइपोटेन्यूज दिया जाए उस टाइम वी टेक साइन की रेशियो या cos एज द केस में बी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ये चैप्टर इजी क्यों है? क्योंकि या tan 30 यूज होता है, या tan 45 या tan 60। ठीक है, AC अपॉन CP रेशियो क्या हो जाएगी? tan 60। AC की लेंथ कितनी है?
AC की लेंथ 1.6, तन में AC की लेंथ कितनी है? हाँ जी तरन, समझ में आ गया? CP tan 60 किसके इक्वल होता है? √3। और CP की जगह हम क्या लिख लेंगे? CP की जगह हम क्या लिखेंगे? H, क्योंकि पिछली वाली इक्वेशन से हमने निकाला है। ये पूरा क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसे। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। So 1.6 is equal to √3h minus h. 1.6 √3, sorry, h हमने कॉमन लिया, इट विल बी √3 minus 1। और जब h की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा? 16/√3 minus 1। इसको क्या कर लेना चाहिए हमेशा? 1.6। इसको हमेशा क्या करना चाहिए हमें? रैशनलाइज। इस वाले एक्सप्रेशन को अंजी रैशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हरगुन पता है? √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड। देयर आर टू रीजंस। एक तो रैशनलाइज करते हैं, एक अब तक अगर सोच सकते हो √3 - 1 को जब रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनकर आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 2। और ये 2 और 1.6 क्या हो जाएंगे? कैंसल। इसीलिए h is equal to 1.6 into √3 + 1 upon √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। So this is 1.6 into √3 + 1 upon 2। तो ये कैंसिल होकर क्या बन गया? 0.8। समझ में आ गया? यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है ना, तो हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। इसे 4/5 भी लिख सकते हो, 8/10 मत लिखना। मेक श्योर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके प्रॉपर मतलब लोएस्ट टर्म्स में लिखो। समझ में आ गया? यहां तक भी छोड़ दोगे तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया सबने? ये क्वेश्चन नंबर 9 खुद से एक बार फिगर बनाने की कोशिश करो। Question number 9. Angle of elevation top of building from the foot of a tower. ये तो हम बोलते हैं दो दिन। Next question number 9. देखो हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आता तो स्टार्टिंग क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। तो समझ में आ गया दो चीजें इन्वॉल्व है, एक बिल्डिंग एक टावर। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है? टावर। उसने लिखा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम मतलब जहां से एलिवेशन बन रहा है। टावर से बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हो, टावर से बिल्डिंग के टॉप पर देख रहे हो तो ए बी बिल्डिंग, ठीक है। सो ए बी इज द बिल्डिंग, सी डी इज द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, यहां से देख रहे हो। समझ में आ गया? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। The angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building. यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 60 डिग्री दिया हुआ है। दिस फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल। This is 60 degree, right? If the tower is 50 meter high, the height of the tower is 50 meters. This figure actually is not drawn as per scale, क्योंकि नहीं पता बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ा है, क्योंकि दोनों को आप ऑब्जर्व कर रहे हो फ्रॉम द टॉप ऑफ द
फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ईच फुट से दोनों को एंगल्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए एक पॉइंट पे खड़े होकर आपने यहाँ देखा, एक पॉइंट पे खड़े होकर आपने यहाँ देखा। तो इनफैक्ट इसमें हम कुछ नहीं बता सकते कौन सी चीज बड़ी है। एंगल्स को थोड़ा सा सही कर सकते हैं, इस 60 को मैं थोड़ा स्टीप बना सकती हूँ, आई कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है। 30 डिग्री को थोड़ा छोटा करके स्टीप में बना सकते हैं, कम स्टीप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, ए बी इज द बिल्डिंग जिसकी हमें हाइट निकालनी है, बिल्डिंग ऑफ हाइट h meters. CD is tower of height 50 meters, right? Angle ADB is 30 degree. Angle CBD is 60 degree. ठीक हो गया। ADB is 30, CBD is 60 degree. ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है और ये कंप्लीट एंगल 90 है। तो सबसे पहले जो दो राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं उन्हें देखो और उनके साथ एंगल देखो। पहले मैं ले रही हूं इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD क्या रेशियो बन जाएगी, tan 30 डिग्री, ठीक है। AB की हाइट कितनी है, AB की लेंथ हमने लिया है h, BD कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो BD ये ले लिया, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो BD कितना आ गया h√3 मीटर। दूसरा हम लेंगे इन ट्रायंगल CDB, CD अपॉन BD और ये होगा tan 60 डिग्री। CD की लेंथ है 50, BD कितना दिया हुआ है h/√3, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है, और tan 60 √3 से सॉल्व कर लो, तो 50 h/√3 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 50 इज इक्वल टू h√3 इंटू √3, 50 इज इक्वल टू 3h। हाइट क्या आ गई बिल्डिंग की 50/3 मीटर्स। क्लियर हो गया। अच्छा, बिल्डिंग बड़ी है टावर बड़ा है, बिल्डिंग टावर बड़ा है क्योंकि बिल्डिंग की हाइट कितनी आई है 50/3, टावर की हाइट कितनी थी 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चे, सॉल्व सबका लिख लिया है, ऑनलाइन में सबने लिख लिया है, श्रेष्ठ, गुरशान, यस वंशिका, मैम, लिख लिया। श्रेष्ठ, यस मैम लिख लिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. बनाओ फिगर। Two poles equal height standing on either side of the road, which is 80 meters wide, from a point between them on the road. कहीं पर भी मिडल पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स डिफरेंट है, ठीक है। सो टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, which is 80 meters wide. From a point between them on the road,
point between them on the road, the angles of elevation, they come out to be 30 degree and 60 degree respectively. तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री and this one will be 60 degree. समझ में आ गया? Find the heights of the pole and the distances of the pole of the point from the poles. Let AB and CD be the poles of height h meters. Point E lies between BD. BD is equal to 80 meters. Let BE is equal to x meters and DE कितना हो जाएगा फिर? अगर BE को मैंने x ले लिया, हाँ जी, DE कितना हो जाएगा? DE कितना होगा एवरीवन? 80 माइनस x. समझ में आ गया ये सबको? It will be 80 minus x meters. फिर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं. एंगल AEB is 60 degree. एंगल CED is equal to 30 degree. AEB दिया हुआ है 60, CED दिया हुआ है 30. कर सकते हैं सॉल्व इसे? ठीक है, करो सॉल्व. डिस्क्रिप्शन लिख लिया सबने? कर दूं ना? पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? 80 ओवरऑल या 1 तरह? 80 ओवरऑल तो है बच्चे, पर हमने इतना x ले लिया, ये वाला डिस्टेंस. तो एडी ईडी जो हो गया वो 80 जो होगी बीडी BD 80 मीटर. इन ट्रायंगल ABE, AB अपॉन BE क्या रेशियो लेंगे? tan 60. AB को आपने लिया है h, BE को लिया है x, tan 60 हो गया √3. h इज इक्वल टू √3x. फिर इसके बाद इन ट्रायंगल CDE, CD अपॉन DE ये आ जाएगा tan 30. CD को लिया है h, DE इज 80 माइनस x. tan 30 आपने लिया है 1/√3. h इज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना. h इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x. ठीक है, क्या करना चाहिए अब इसमें? तो ऑपोजिशन की वैल्यू करा मैं h की उधर वैल्यू है h की वैल्यू हाँ जी क्या है? √3x. तो क्या करेंगे? √3x पुट कर देंगे. यहाँ पर h में √3x पुट कर देंगे. हाँ जी, क्या हो जाता है? √3 इंटू √3 इंटू x, 3x बन गया. 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x. 4x इज इक्वल टू 80. x इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो दो चीजें निकालनी थी. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स एंड हाइट ऑफ पोल. तो हाइट ऑफ द पोल क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ पोल क्या है? h, √3x. तो क्या लिखेंगे? √3 इंटू 20. हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 meters and distance of point from one pole is 20 meters. From pole 1 लिख दो 20 meters and from pole 2 is 60 meters. ठीक है, पॉइंट कितना दूर है एक पोल से? 20 meters. जिसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है उससे डिस्टेंस है 20 meters. और जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है उससे क्या होगा डिस्टेंस? 60 meters. समझ में आ गया? हाँ, एबी वाले पोल से बन रहा है. हाँ जी, AB पोल से
हाँ, तो यहाँ पे लिख दो पोल ए बी, बेटर, वन जगह पोल ए बी इज 20 एंड पोल सी डी विच इज लाइक लॉट क्लियरर। ये गलती के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे कि मैम नहीं कहेगी कौन से पोल से 20 कौन से 60, हमने लिख दिया फ्रॉम पोल ए बी 20 फ्रॉम पोल सी डी 60। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टीवी टावर, इसमें फिगर भी बनी हुई है साथ में। नहीं बच्चे, नहीं बनी होगी, हर क्वेश्चन में बनानी ही होगी, बनानी तो होगी। हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं, मार्क्स कट भी जाते हैं, पूरा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, टीवी टावर stands vertically on a bank of the canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degrees. From another point 20 meters away from this point, the angle of elevation of the top of the tower is now 30 degrees. Let AB is the TV tower of height h meters, BC is the width of the canal, और वो width को मैंने ले लिया x meters. CD आपको दिया हुआ है डिस्टेंस 20 meters. वर्टिकली स्टैंड कर रहा है टावर, तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, और हमें दिया हुआ है एंगल ACB इज 60 डिग्री, एंगल ADB इज 30 डिग्री. समझ में आ गया? कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे सबसे पहले? ABC है ना, इन ट्रायंगल ABC साइड्स की रेशियो आशवी बताओ. AB अपॉन CB कितनी आ जाएगी? tan 60. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू tan 60. AB कितना दिया हुआ है हमें? H. BC कितना है? X. tan 60 कितना है? √3. H इज इक्वल टू √3x. फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल ABD. AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan 30. AB ले लिया H, BD ले लिया x प्लस 20, tan 30 1/√3. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. H into √3 is equal to x plus 20. तो √3h, h की वैल्यू हम क्या डालेंगे? √3x is equal to x plus 20. 3x minus x is equal to 20. 2x is equal to 20. तो x की वैल्यू कितनी आ गई?
ठीक है, तो ये जो x निकाला है ये हमारा क्या है, width of the river. So width of river is x is 10 meters और हमारे पास आ जाएगा height of the tower. हमने लिया था height of the tower h is equal to √3x. So √3 into 10 which will be equal to 10 √3 meters. ठीक है इतना.